का स्वागत है स्टडी रैंक्स में। और आज की वीडियो में हम लोग घटना चक्र का जो आपका पॉलिटी का सीरीज है उसको कंटिन्यू रखेंगे। और इसमें हम लोग क्या करने वाले हैं, आज डीपीएसपी से स्टार्ट करने वाले हैं। जहाँ तक हमने कर लिया अब तक फंडामेंटल राइट्स हमने कवर कर लिया और फंडामेंटल राइट्स के आगे वाले करने वाले हैं। तो इस वाले वीडियो में पर्पस यही है कि जितना से जितना हो सके हम क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ताकि रिवीजन टाइम पे आपको ये वीडियो काम आ सके। ना कि हम लोग इसमें बहुत डिटेल एक्सप्लेनेशन पे नहीं जाएंगे, क्योंकि इतना टाइम नहीं है। क्योंकि अगर उसको कवर करना है तो उसके लिए मैं सेपरेटली वीडियो बनाने वाली हूँ, जिसमें आप लोग उस चीज को देख लेना। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जो आपका, द पर्पस ऑफ इंक्लूजन ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्यों किया गया था। तो इसमें आपको सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी की बात की जाएगी, ठीक है। आपको अगर पूछा जाए पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को किस चीज में कवर किया गया, तो वो आपका फंडामेंटल राइट्स में हो जाएगा। और जो सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी वो आपका डीपीएसपी में, डायरेक्टिव प्रिंसिपल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, अगेन नॉट ऑब्जेक्टिव ऑफ द डीपीएसपी। कौन सा ऑब्जेक्टिव नहीं है उसका। तो स्टेब्लिश अ रिलीजियस स्टेट। तो ये थियोक्रेटिक गवर्नमेंट जो होती है, ठीक है, उस वो इस चीज को प्रमोट करती है। और इंडिया आपका थियोक्रेटिक नहीं, डेमोक्रेटिक है, तो इसलिए रिलीजियस स्टेट आपका नहीं होगा। और डीपीएसपी के बारे में, डायरेक्टिव प्रिंसिपल के बारे में इन शॉर्ट में देख लेते हैं। आपका आर्टिकल जो 36 से लेकर 51 के बीच में आपको डीपीएसपी आता है, इसका एम क्या था आपको, कि कॉन्स्टिट्यूशन वाज टू एस्टैब्लिश अ सेक्युलर एंड डेमोक्रेटिक टू इंश्योर द सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस जो उसको प्रमोट करने के लिए बनाया गया था, ना कि आपको रिलीजियस चीजों को प्रमोट करने के लिए। ये क्वेश्चन अगेन यूपीएससी में पूछा गया आपको, हाउ अदर डीपीएसपी इज डिफरेंट फ्रॉम द फंडामेंटल राइट। डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो आपको फंडामेंटल राइट से कैसे डिफरेंट है। तो इसमें क्या किया जाता है, आपको डीपीएसपी जो डायरेक्टली इन्फोर्सिबल नहीं है, ठीक है, नॉट इन्फोर्सिबल। जो फंडामेंटल राइट है उसको इन्फोर्स किया जा सकता है। इसका मतलब सिंपल मतलब यही है कि डीपीएसपी का अगर आपको वायलेशन होता है, वो नहीं एक्सेप्ट किया जाता बाय स्टेट, तो आप इसके लिए आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में नहीं जा सकते हो। बट अगर आपको फंडामेंटल राइट किया जाता है, छीना जाता है, तो आप इसको जाके इन्फोर्स करवा सकते हो। इसके थ्रू, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के थ्रू। डायरेक्टिव प्रिंसिपल आपका क्या है, नॉन जस्टिफिएबल है, ठीक है, इसको आप जस्टिफाई नहीं कर सकते। बाकी जो फंडामेंटल राइट्स है वो जस्टिफिएबल इन नेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अगेन यूपीएससी का क्वेश्चन है कि विद द रेफरेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट किस चीज पे लिमिटेशन लगाता है आपको, लेजिस्लेटिव फंक्शन और एग्जीक्यूटिव फंक्शन। तो डीपीएसपी तो दोनों में से किसी पे लिमिटेशन नहीं लगाता, तो इसीलिए दोनों में से कुछ कोई आंसर नहीं है, तो इसलिए डी आंसर इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि विद रेफरेंस टू द प्रोविजन ऑफ कंटेन इन पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट। अगेन करेक्ट पूछा गया, तो ध्यान से क्वेश्चन को देखोगे आप लोग तो समझ में आ जाएगा कि करेक्ट इसमें से कौन कौन सा है। डीपीएसपी के बारे में पूछा जाएगा, ठीक है, पार्ट 4, कि इसमें आपको दे सेल भी इनफोर्सिबल बाय कोर्ट। तो ये तो पहला स्टेटमेंट वैसे ही गलत हो गया, तो एलिमिनेशन टेक्नोलॉजी से करो, यूज करो, तो आपको क्या हो जाएगा, ये दोनों एलिमिनेट हो जाएगा। दे आर नॉट, तो ये स्टेटमेंट आपको सही है, तो दो जहां जहां आपको मिल रहे हैं, तो फिर आपका आंसर वैसे निकल जाएगा, ठीक है। थर्ड वाला भी पढ़ ही लेते थे, प्रिंसिपल लेड डाउन इन द पार्ट ऑफ आर इन्फ्लुएंस टू मेकिंग द लॉस। हाँ, तो ये ऐसा आइडिया है, इसको इसीलिए बनाया गया था कि इन फ्यूचर अगर हमें लगा कि चीजों को चेंज करना है, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, अवॉइड करेंगे, ठीक है। ये आर्टिकल 37 में मेंशन है कि, और ये पार्ट 4 में आता है, दैट शैल नॉट बी इनफोर्सिबल बाय द कोर्ट। तो ये मेंशन है आपको कॉन्स्टिट्यूशन में, वो भी कौन से आर्टिकल में, 37 में पार्ट 4 में, कि ये इन्फोर्सिबल नहीं है, इसको इन्फोर्स नहीं किया जा सकता और ना ही जस्टिसएबल है। सेवेंथ क्वेश्चन है कि आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से दैट डायरेक्टिव प्रिंसिपल आर नॉट इन्फोर्सिबल। तो कौन से में बोला, ऊपर हमने देख लिया क्वेश्चन ऑलरेडी, आर्टिकल 37 में बोला गया, और ये आपको स्टेट पीसीएस में ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। डीपीएसपी के रिस्पेक्ट में दो स्टेटमेंट दोनों में से सही कौन से वो देखना है। तो ये दिया कि दे आर नॉट इन्फोर्सिबल, तो ये सही है। इट सेड बी ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू अप्लाई दीज प्रिंसिपल इन मेकिंग लॉस। तो ये स्टेट का ही ड्यूटी है, ना कि सेंट्रल का ड्यूटी है। स्टेट का है कि अगर वो चाहता है, लगता है कि इस चीज को अप्लाई करना चाहिए, तो वो कर सकते हैं, बट ये ऐसा नहीं कि उनको कंपल्सरीली करना ही पड़ेगा। अब 11th क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर द आइडियल ऑफ वेलफेयर। तो डीपीएसपी आपका डिक्लेयर करता है, विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्राइब द मॉडल ऑफ वेलफेयर। तो कौन करता है आपको, डीपीएसपी। वेलफेयर जब भी आपको है तो याद रखना कि वेलफेयर आपका डीपीएसपी से रिलेटेड, डायरेक्ट प्रिंसिपल से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाइन्थ क्वेश्चन आपका, द प्रिंसिपल स्पेल आउट द सोशियो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी इन द कंट्री। तो ये डीपीएसपी में तो बात किया गया, इसमें पूछा जाए किसमें से स्टेटमेंट कौन सी, तो आपने देखा कि सोशियो इकोनॉमिक के बारे में। पॉलिटिकल पूछा जाए तो फंडामेंटल राइट याद रखना। द प्रोविजन कंटेन इन द प्रिंसिपल आर नॉट इन्फोर्सिबल। तो ये भी स्टेटमेंट सही है, तो इसीलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, दोनों सही है। द आइडिया ऑफ इंडिया एज अ वेलफेयर, तो वेलफेयर जब भी देखे ना तो आंख बंद करके टिक कर देना किस चीज को, डीपीएसपी को, ठीक है।
अब यहाँ पे दो चीज आ गया आपका, कौन सा, फंडामेंटल ड्यूटी भी है और डीपीएसपी भी है। अगर आपको इसमें पूछता जाए तो मोस्ट अप्रोप्रिएट कौन सा हो जाएगा, वेलफेयर स्टेट को लेके आता तो फिर आप टिक कर देते, बट वेलफेयर के बारे में कहीं ना कहीं फंडामेंटल ड्यूटीज में भी बात की गई, जो आपका प्रियम्बल में भी बात किया गया, ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटी में नहीं, आपका प्रियम्बल में भी बात किया गया। प्रियम्बल में टर्म तो एग्जैक्टली यूज नहीं है, बट इसका जो आइडियाज है वो कहीं ना कहीं इस चीज को प्रमोट करता है, इसीलिए आपका इसमें दोनों इसका हो जाएगा, तो इसीलिए आंसर ए और सी होगा। बट अगर क्वेश्चन में आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट पूछा जाए तो फिर भी याद रखना डीपीएसपी ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डायरेक्टर प्रिंसिपल ऑफ स्टेट में बी क्लासिफाइड इनटू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। तो कन्वीनियंट, क्योंकि देखो ये क्लासिफिकेशन आपको दिखता होगा कि गांधीयन प्रिंसिपल है, लिबरल प्रिंसिपल है, उसके अलावा अगर आप देखोगे तो जो सोशलिस्ट प्रिंसिपल है, डीपीएससी को क्लासिफाई किया गया, तो ये हमने अपनी सहूलियत के लिए किया, हमें इजी हो जाए चीजों को समझना, इसलिए हम लोगों ने किया। ऐसा कोई क्लासिफिकेशन आपको कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं मिलता, ठीक है, तो ये भी याद रखना आप लोग, ये तीनों क्लासिफिकेशन हमने सोशलिस्ट, लिबरल और गांधीयन किया है। जो आइडिया वो किस कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया, तो आयरलैंड से लिया गया था। क्वेश्चन है, तो एक क्वेश्चन को आप देखेंगे काफी बार रिपीट किया जाता है, तो पहले आप देखोगे कि या तो किसी स्टेट पीसीएस में पूछा जा रहा है, फिर उसको वापस से यूपीएससी में पूछा जाएगा, या फिर यूपीएससी में पूछा जाएगा, उसको फिर स्टेट पीसीएस में पूछा जाएगा। अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल टू गवर्नेंस ऑफ द कंट्री, इसमें हेल्प करता है आपको, डीपीएस गवर्नेंस में हेल्प करता है, और ये आपका कहाँ पे लिखा हुआ है, ये आर्टिकल 37 में। 20 क्वेश्चन है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ को वायलेट करता है, इस चीज तो ये आपका डायरेक्टिव प्रिंसिपल, क्योंकि डायरेक्टिव प्रिंसिपल का अगर आप आर्टिकल 39 देखोगे उसमें क्या लिखा होगा, सर्टेन प्रिंसिपल पॉलिसी टू फॉलो द स्टेट, स्टेट को कुछ पॉलिसी फॉलो करना पड़ेगा, जिसमें आपको कौन कौन सा है, दैट द सिटीजन एंड मैन एंड वुमेन इक्वल हैव द राइट टू एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, तो इक्वलिटी की बात कर लेंगे मैन और वुमेन के जेंडर के बीच में। फिर उसका ओनरशिप के बारे में बात किया जाए तो जिसको एक इंसान के हाथ में कंट्रोल नहीं होना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूटेड मैनर में होना चाहिए। कॉमन गुड के बारे में बात किया गया। सी जो इसमें बात किया, ऑपरेशन ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम डज नॉट रिजल्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ, तो जो हमने ऊपर वाला देखा ना, जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ इन मींस ऑफ प्रोडक्शन, जो कॉमन मतलब एक पर्टिकुलर पर्सन के हाथ में जो वो कॉन्सेंट्रेटेड नहीं होना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूटेड मैनर में होना चाहिए, ये भी आपको सी में मेंशन है। लेकिन ये भी आप लोग याद रखें, इक्वल पे की बात की, क्योंकि इक्वल पे को लेकर काफी ज्यादा आपको कॉन्ट्रोवर्शियल चीजें आती रहती है कि इक्वल पे को लेकर भी बहुत ज्यादा हमने ध्यान नहीं दिया है, तो ये आपका डीपीएस में मेंशन है ऑलरेडी। हेल्थ को लेके कि जो वर्कर का और वुमेन्स का जो हेल्थ है, चिल्ड्रन का जो कि जिसको अब्यूज किया जा रहा है, तो इन सारी चीजों हेल्थ का भी जो है वो मैट्रिक्स में आपको मेंशन किया गया। और जो एफ है उसमें मेंशन किया कि अपॉर्चुनिटी और फैसिलिटी जो आपको हेल्दी मैनर में कंडीशन में फ्रीडम ऑफ डिग्निटी चाइल्डहुड एंड यूथ प्रोटेक्टेड अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन मोरल एंड मटेरियल एनवायरनमेंट, तो इसमें आता है। क्वेश्चन नंबर 21 है कि इक्वल पे फॉर इक्वल, देखो ऊपर आपने देखा यहाँ पे सवाल बना दिए गए, तो ये कहाँ पे मेंशन आपका, अब यहाँ पे इक्वल पे इक्वल, तो आपको इक्वलिटी जैसे कुछ लगेगा तो हो सकता है फंडामेंटल राइट से कंफ्यूज हो जाओगे, तो ये आपको लेकिन याद रखना इस चीज में। डीपीएसपी में आप देख लो 3-3 4-4 एग्जाम में लगातार इसी में क्वेश्चन पूछा गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन डीपीएसपी, तो कौन कौन सा इंक्लूडेड है आपका, अगर देखो प्रोटेक्शन ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस, तो ये तो नहीं है आपका। प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, ये तो आपको फंडामेंटल राइट के अंदर आता है। प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी, ये भी फंडामेंटल राइट के अंदर आता है, तो यही आप जो कि इक्वल पे ऑफ फॉर बोथ मेन एंड वुमेन जो आपको डीपीएसपी में मेंशन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नॉट, अगेन देख लो फंडामेंटल राइट नहीं है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन तो फंडामेंटल राइट है, इक्वालिटी बिफोर लॉ भी है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ये आपका इक्वल पे वाला है, वो आप डीपीएसपी में आता है। पंचायती राज सिस्टम इज लेड डाउन अंडर द, तो किस चीज में आता है डीपीएसपी में, अगर आपको अपने आर्टिकल 40 देखा है, तो ऑलरेडी आपको बीपीएससी में पूछा जा चुका है, इवन बाकी एग्जाम में भी पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपको वो है 25 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल डायरेक्ट द स्टेट गवर्न ऑर्गेनाइज, ठीक है पहले बता दिया, आपको 40 में आता है। पार्लियामेंट टू मॉडिफाई राइट द कंफर्म दिस पार्ट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्सेस। 48 में आपको प्रोवाइड करता है स्लॉटर ऑफ काउस, उसके अलावा मिल्च ड्राउट कैटल टू इम्प्रूव देयर ब्रीड। 50 याद में 15, 50 में बहुत बार पूछा गया सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, ये सेपरेशन ऑफ पावर पूछ दिया जाता है कि आपको डीपीएसपी में मेंशन है कि फंडामेंटल राइट में मेंशन है कि आपको
कोई अनदर स्केड्यूल में मेंशन, तो ये याद रखना वो कहाँ पे मेंशन है, डीपीएसपी में, और वो भी आर्टिकल 50 में आता है। विलेज पंचायती अगेन 40 में। अंडर विच कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत की, विलेज पंचायत के ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कहाँ पे बात की गई, डायरेक्टिव प्रिंसिपल में बात की गई। ये मैच द फॉलोइंग पूछा गया, इसमें फॉर्मेशन ऑफ विलेज पंचायत, तो आपको आर्टिकल कौन से में पूछा गया, यूनिफॉर्म सिविल कोड याद रखना कौन सा आपको 44 है, सेपरेशन ऑफ पावर कौन सा आपको 50 है, ठीक है। एग्रीकल्चर हस्बेंड्री, अब यहाँ पे देखो फॉर्मेशन ऑफ विलेज पंचायत का यहाँ पे जो दिया है वो आर्टिकल आपका गड़बड़ है, तो यहाँ से आप देख लो, और विलेज पंचायत ऑर्गेनाइजेशन विलेज पंचायत आर्टिकल 40, यूनिफॉर्म 44, एग्रीकल्चर हस्बेंड्री आपको 48, सेपरेशन ऑफ पावर 50, फॉर्मेशन ऑफ इंटरनेशनल पीस, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा गया, तो काफी इंटरव्यू जो अपने होते हैं वहाँ पे कंडक्ट होते हैं, वहाँ पे इस तरह के आपको पूछे जाते हैं, क्योंकि आईआर बहुत इंपॉर्टेंट है आपके किसी भी एग्जाम के लिए, इंटरनेशनल रिलेशन। अगेन वही सेम क्वेश्चन है, पंचायती राज 40, 48 रिपीटेड क्वेश्चन आ रहे हैं, यहाँ पे देख लेते हैं। 40 में क्या आपका ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत, 41 में क्या आपका राइट टू वर्क एजुकेशन एंड पब्लिक असिस्टेंस इन सर्टेन केस, 44 में यूसीसी, और वैसे आप लोग को शायद पता होगा बट याद रखना आप लोग कि उत्तराखंड पहला स्टेट बना है जो कि आपको यूसीसी को क्या किया इसमें लागू करवाया। बट अगर आपको पूछा है ओवरऑल कौन सा पहला स्टेट है तो गोवा है, लेकिन गोवा आपको इंडिपेंडेंस से पहले यूसीसी को लागू करवाया था, बट आफ्टर इंडिपेंडेंस पूछा जाए तो उत्तराखंड आंसर होगा। 48 में आपको क्या ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एक्वाकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री के बारे में दिया हुआ क्वेश्चन है आपका, इसमें से करेक्टली नॉट, अगर नॉट पूछा गया कौन सा करेक्टली मैच नहीं है, तो 39 में आपको क्या पूछा गया, इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड है, 40 में आपको पंचायती राज के बारे में दिया, 44 में यूसीसी है, 48 में सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, इसमें नहीं है आपको कौन से में 50 में 50 में, तो ये यहाँ पे अगर 50 कर देते हो आप तो फिर आपको क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आइडेंटिफाई द इन करेक्ट पेयर पूछा जा रहा है कि इसमें से करेक्ट कौन सा, इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड, ये 42 में तो नहीं है, ये भी 43 में नहीं है आपको, ऑर्गेनाइजेशन ये तो 40 में आपको, फोर्थ जो इक्वल पे फॉर बोथ मैन एंड वुमेन जो आपको आर्टिकल 39 में मेंशन किया गया, 39 ए में जो है वो क्या चीज है आपका फ्री इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड, 39 ए में बात किया गया। एनिमल हस्बेंड्री जो आपको एग्रीकल्चर के बारे में 48 में, विलेज पंचायत 40 में, और इक्वल पे जो है 39 डी में आता है, यहाँ पे बस 39 है, तो अगर डी हो जाएगा तो और अप्रोप्रिएट हो जाएगा। ये अगेन ये भी देख लेते हैं, इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड 39 ए, प्रोटेक्शन ऑफ जो एनवायरमेंट है वो, ये सारे आपको जो अमेंडमेंट है 42nd अमेंडमेंट है, इससे ये सारे आर्टिकल्स को जोड़े गए थे, 39 ए 48 ए, ठीक है। राइट टू वर्क ये 41 में आता है, प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट ये आपको 41, तो देखो प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट आपको फंडामेंटल ड्यूटीज में भी है और टीपीएसपी में है, तो ये दोनों स्टेटमेंट याद रखना, दोनों में कंफ्यूजन हो जाता है कभी कभार, तो ये याद रखना कि आपको इसमें दिया हुआ मेंशन, इसमें पूछा कि नॉट करेक्ट में कौन इसमें से करेक्ट नहीं है, तो सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव तो 50 में है, प्रमोशन ऑफ एजुकेशन और इकोनॉमिक प्रमोशन ऑफ आपको कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये 43 बी में है, ठीक है, ए में नहीं, तो ये वाला गलत है। बाकी जो एजुकेशनल के बारे में बात करें इसके लिए शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए 46 में है, और पंचायती राज वाला तो ये सही है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मनरेगा इज प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट टू एटलीस्ट 1 ईयर ऑफ एलिजिबल हाउस होल्ड पीरियड ऑफ 800 डेज, ठीक है, और उसके बाद बोला कि राइट टू एम्प्लॉयमेंट इन्यूमरेटेड इन पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो स्टेटमेंट और जो आपको असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन होता है उसको मिक्स करके देखा जाता है, तो ही आपको सही हो सकता है। उसका आपको आंसर क्या होगा, सी होगा, पहला स्टेटमेंट सही है बट जो आपको उसका रीजनिंग दिया हुआ ठीक है वो गलत है, क्योंकि ये पार्ट थर्ड में नहीं है, आपको फोर्थ में आता है, डीपीएस में मेंशन है। मनरेगा जो वो कौन सा आर्टिकल के अंदर आ सकता है, कवर हो सकता है, जो मनरेगा आपको लॉन्च किया गया था स्कीम, किसके तहत उसको इम्प्लीमेंट करने की बात की गई थी, तो 43 के अंदर बात की गई थी। 36 जो है कॉन्स्टिट्यूशन इंसर्टेड, 42 से कौन कौन से इसको इंसर्ट किया गया था, तो कौन सा आया था आपको, 38 तो नहीं है, तो पहले इसमें ए लगा ही नहीं, तो अमेंडमेंट है ही नहीं इसमें, ये भी नहीं होगा। जहाँ पे ए देखो अमेंडमेंट देखो तो उसमें आप देखो इसमें 50-50 आप कर सकते हो, जिसमें आपका 43 ए जो है वो अमेंडमेंट के थ्रू 42nd अमेंडमेंट के थ्रू आएगा। कब आया था आपको 42nd अमेंडमेंट 1976 में आएगा। Which of the has set the provision participation of working management, तो ये आपको 43 बी में आता है।
ये बहुत बार सवाल आ चुका है आपको, तो वापस से क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं किसी भी एग्जाम में। यूसीसी आपको 44 में आता है। सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव डीपीएसपी में कौन से आर्टिकल में आते हैं? 50 में आते हैं। विच ऑफ द प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस के बारे में कौन सा बात किया? 50 में बात किया, ये भी आपको डीपीएसपी में डायरेक्टली में आते हैं। इन द कॉन्स्टिट्यूशन प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल, तो ये डीपीएसपी में देखो 50 बार एक ही सवाल को 50 बार घुमा घुमा के पूछा गया है। और 51 का जो आर्टिकल है जो कि पार्ट 4 में है, डीपीएसपी में आता है, उसमें कौन कौन से लाइन एज इट इज लाइन कौन कौन से, जैसे प्रमोट इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी के बारे में बात किया गया, मेंटेन जस्ट एंड ऑनरेबल रिलेशन बिटवीन द नेशन, foster respect of international law and treaty obligation in the dealing the organized people with one another, encourage settlement of international dispute by the arbitration। तो ये सारी चीजें याद रखना कि जैसे कि प्रमोट करने के लिए, मेंटेन करने के लिए, फोस्टर मतलब इंप्रूव करने के लिए और ज्यादा इनकरेज करने के लिए, ये सारी चीजें। 44 है कि विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रेफर टू द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट टुवर्ड्स इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, तो ये आपका डीपीएसपी में। रिलेटेड टू इंडियन फॉरेन सर्विस, इंडियन फॉरेन सर्विस से आपको कौन सा रिलेटेड है? आपको यहाँ पे फॉरेन सर्विस में इंडियन फॉरेन पॉलिसी से कौन सा रिलेटेड? 51 रिलेटेड। यहाँ पे डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो 42nd अमेंडमेंट से कौन सा नहीं ऐड किया गया था? तो आपको यूसीसी नहीं किया गया था, ये तो आर्टिकल 44 में ऑलरेडी पहले से था। आपको इक्वल जो जस्टिस ये ऐड किया गया था, यूथ और एक्सप्लॉयटेशन को रोकने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए और वर्कर मैनेजमेंट के लिए, तीनों ऐड किया गया था। जिसमें आकर आप देखोगे प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एंड यंग फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन 39 का एफ आता है, और जो इक्वल जस्टिस, जो जस्टिस की और फ्री लीगल एड की बात की जाती है 39A में आता है, और 43 में आपको पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्री में आता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डायरेक्टिव प्रिंसिपल? नॉट, अगेन नॉट नहीं है इसमें। प्रोविजन ऑफ कंजप्शन, तो ये आपका है। स्लॉटर वाला भी हमने देखा है। इंप्रूवमेंट एनवायरमेंट भी है। ये फ्री एजुकेशन जो यहाँ पे 16 ईयर है ना, ये नहीं है आपको। फ्री एजुकेशन है आपको, बट 0 to 6 ईयर वाला आता है डीपीएसपी में। और जो 7 to 14 है आपको, वो कहाँ पे आ जाता है? एफआर में आता है। और ड्यूटीज में भी आपको ऐड किया गया, तो कौन से अमेंडमेंट से? 86 अमेंडमेंट से। विच ऑफ द ग्रांट राइट अगेंस्ट, किसको ग्रांट है? ये तीनों को, चिल्ड्रन, वुमेन और ट्राइबल। दलित वहां पे मेंशन नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट? कौन सा नहीं है आपको? ये फ्री अप टू द एज ऑफ 14 तक नहीं है, ठीक है। 86 अमेंडमेंट आया था, आर्टिकल 45 में है आपको मेंशन, बट ये 45 ईयर के लिए नहीं है, लेकिन 7 से नीचे वाले जो बच्चे उनके लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज, जो आपको इंक्लूड किया जाता है डीपीएसपी में, प्रोविजन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स, ठीक है। तो ये आपका, ये तो इसमें एफआर में फंडामेंटल राइट में आता है। प्रोविजन ऑफ कंजम्पशन ऑफ, ये आपको किस चीज में आता है? डीपीएसपी में आता है, इसीलिए इसका आंसर बी हो जाएगा। और कौन से आर्टिकल में आपको? 47 में मेंशन है। डीपीएसपी में जो है आपको क्या क्या चीजें मेंशन है? यूसीसी के बारे में मेंशन है। 40 में पंचायती राज के बारे में, कॉटेज इंडस्ट्री, रूरल एरिया के बारे में मेंशन है। ये पूछा जाए कि इसमें से गांधीयन प्रिंसिपल कौन है, ठीक है। मेंशन आपके सारे हैं आर्टिकल, इसमें गांधीयन प्रिंसिपल कौन कौन से आपके? सिर्फ आपको गांधीयन प्रिंसिपल नहीं, और विलेज पंचायत और कॉटेज इंडस्ट्री दोनों के बारे में बात करें। इवन जो आप स्वदेशी देखोगे, ये आइडिया ऑफ विलेज पंचायत भी गांधी जी का था। और कॉटेज इंडस्ट्री के बारे में, स्वदेशी चीजों के बारे में बहुत ज्यादा वो बात करते हैं, तो इसीलिए आपको कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा। इसके अलावा गांधी प्रिंसिपल के कौन कौन से आर्टिकल है वो भी साथ में देख लेते हैं, तो रिवाइज हो जाएगा एक साथ। 40 है, 47 है, 48 है, ठीक है। इसमें ऑर्गेनाइजेशन विलेज पंचायत है आपको न्यूट्रिशन स्टैंडर्ड को बढ़ाने के लिए, इंप्रूविंग द पब्लिक हेल्थ, जो कि 47 में, ये भी आपको गांधी प्रिंसिपल के अंदर आता है। और प्रिवेंशन ऑफ काउ स्लॉटर, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री, जो कि 48 में, ये सब आपको गांधी प्रिंसिपल में आता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट? कौन से आपको? स्टेट्स आर इंडिविजुअल टू प्रोटेक्ट एंड इंप्रूव द एनवायरमेंट, और स्टेट्स आर नॉट, ये तो आपको एफआर के अंदर आते हैं। ये भी एफआर के अंदर है, ये भी एफआर के अंदर, फंडामेंटल राइट के अंदर, तो ये आपको डीपीएसपी का पहला वाला जो आंसर ऑप्शन है वो हो जाएगा। इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन फॉर द प्रोटेक्शन एंड इंप्रूवमेंट ऑफ एनवायरमेंट और वाइल्ड लाइफ के बारे में बात किया जाता है, तो ये आपको वहाँ पे मेंशन है दोनों में, ठीक है। फंडामेंटल ड्यूटी में भी हमने एनवायरमेंट प्रोटेक्ट करने की बात की है,
और फंडामेंटल फंडामेंटल ड्यूटी में भी किया है और डीपीएसपी दोनों में हमने बात किया। 48A का जो है वो पार्ट 4 वहाँ पे हमने बात किया। और 51A जो है जो कि फंडामेंटल ड्यूटी बोला जाता है वहाँ पे भी हमने बात किया कि हम लोग क्या करेंगे अपने नेचुरल इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करेंगे और उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन इज साइलेंट ऑन डीपीएसपी स्टेट पॉलिसी, किस चीज पे साइलेंट है आपको एडल्ट एजुकेशन पे। बाकी लिविंग वेज के बारे में बात किया, फ्री एंड लीगल एड 39A में बात किया गया। प्राइमरी एजुकेशन के बारे में बात किया टिल 6 ईयर 6 साल तक के बारे में बात किया गया जो कि आर्टिकल 45 में है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज पार्ट ऑफ बोथ डीपीएसपी एंड फंडामेंटल ड्यूटीज, दोनों किस चीज के पार्ट है आपके, जो प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट। आपने देखा ये 51G 51AG तो एक ही चीज को वापस से पूछा जाता है। 55th क्वेश्चन है कि जो विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल हैज एडेड अ कॉन्स्टिट्यूशन एट लेटर डेट, इसको बाद में ऐड किया 39A है ना ये है तो मतलब अमेंडमेंट से आया वो, बाकी पहले से चीजें हैं। काउंसिल लॉटरी और पहले से आपको पंचायती राज और यूजीसी पहले से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेशनल सर्विस जिसको नालसा बोला जाता है उसके रेफरेंस में पूछा गया तो इसमें कौन सा करेक्ट है। इसका ऑब्जेक्टिव है इंश्योर फ्री एंड कॉम्पिटेंट लीगल सर्विस एवरी सेक्शन ऑफ द ऑन द बेसिस ऑफ इक्वल अपॉर्चुनिटी। तो हाँ ये चीज है, पॉजिटिव स्टेटमेंट है उसमें कोई गड़बड़ लग नहीं रहा। तो ऑल्सो गाइडलाइन टू द स्टेट लीगल सर्विस टू अथॉरिटी तो इम्प्लीमेंट द लीगल प्रोग्राम्स एंड स्कीम थ्रू आउट द कंट्री। तो ये भी पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो दोनों आपका सही हो जाएगा। नालसा के बारे में दिया तो देख लेते हैं। नालसा जो जिसको नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी बोलते हैं ये आपको एक्ट से बना हुआ है 1987, तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, याद रखें। फ्री एंड लीगल सर्विसेज वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी और इसी में बात किया जाता है कि लोक अदालत बनाया जाए, ठीक है, जो कि जो छोटे लेवल पे आपको सेटलमेंट डिस्प्यूट होते हैं उसको सॉल्व करने की बात की जाए। प्रोवाइड करेगा फ्री एंड कॉम्पिटेंट लीगल सर्विसेज वीकर सेक्शन को, ठीक है। और इसको जो इसके हेड होते हैं वो आपको चीफ जस्टिस ऑफ रिस्पेक्टिव हाई कोर्ट होंगे। ईयर याद रखना 1987 में एक्ट से बना हुआ था। अब यहाँ पे यूपीएससी में पूछा गया था नालसा से क्वेश्चन कि इसमें क्या किसको इसको कवर किया जाता है, किसको किसको इसमें कवर किया जाता है आपको नालसा के अंदर। तो इसमें आपको जो पर्सन विद एनुअल इनकम इतना इनकम क्राइटेरिया रखा है, अगर किसी का है तो वो उस चीज के लिए एप्लीकेबल है। नेक्स्ट जो आपको ट्रांसजेंडर का लेस देन इतना इनकम है तो वो भी आपको क्या है, ये भी आपके इस चीज के अंदर कवर होंगे। बट जो बैकवर्ड क्लास है जिसको ओबीसी में बात करें वो उसमें कवर नहीं किया जाता। इसके बेसिस पे आप ये दोनों एलिमिनेट कर लोगे। और ऑल जब भी आता तो यूपीएससी का जो ये सब ट्रेंड था कि ऑल नन या ओनली इस तरह की चीजें एक्सट्रीम स्टेटमेंट, अब तो बहुत सारी चीजें चेंज हो गई तो ये भी नहीं होगा, तो आंसर भी हो जाएगा। अब इसमें देख लेते किसको किसको दिया जाता है। तो मेंबर ऑफ SC ST जो उनको दिया जाता है, विक्टिम ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग है बेगर जो आपको हो सकते हैं आर्टिकल 23 के अंदर, वुमेन और चाइल्ड। तो ये वापस से हो सकता सवाल पूछा जाए और पूछा जाए कि किसको किसको इसके अंदर एलिजिबल है, किसको किसको मिल सकता है आपको। यहाँ पे कुछ क्राइटेरिया जो है वो स्टेट टू स्टेट वेरी करें, किसको कितना लाख इनकम होना चाहिए, तो इतना फैक्चुअल चीजें नहीं पूछा जाएगा आपको। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द डीपीएसपी, कौन सा आपको नहीं इंक्लूडेड, राइट टू इन्फॉर्मेशन, क्योंकि ये आप किसके अंदर आता है, FR के अंदर आता है, आर्टिकल 19 के अंदर आता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डीपीएसपी, कौन सा आपको, तो यूसीसी जो है ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। यूनिफॉर्म सिविल कोड। विच ऑफ द ये आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर, इसमें नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम में लॉन्च किया था गवर्नमेंट का, तो इसमें कौन कौन सी चीजें आता है आपको। तो यहाँ पे फंडामेंटल राइट फंडामेंटल ड्यूटी डीपीएसपी दिया हुआ, तो कौन सा है आपको, बस डीपीएसपी आता है क्योंकि नेशनल असिस्टेंस प्रोग्राम था। नेशनल असिस्टेंस प्रोग्राम लॉन्च कब किया गया था, 15 अगस्त 1995 को। इसमें डीपीएसपी के जो भी प्रोविजन थे उसको उसमें से कुछ सिलेक्टेड प्रोविजन को जो आपको लॉन्च करने की उसको इम्प्लीमेंट करने की बात की गई, जिसमें राइट टू वर्क, एजुकेशन, पब्लिक असिस्टेंस, नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम जिसको NOAPS बोला जाता है, नेशनल फैमिली बेनिफिट स्कीम जिनको NFBS बोला जाता है, नेशनल मैटरनिटी बेनिफिट NMBS बोला जाता है। तो ये सब चीजें आपको आई थी और ये 2001 जो था उसके पार्ट ऑफ पॉपुलेशन कंट्रोल स्कीम का पार्ट था। तो जो डीपीएसपी है इसमें कौन सा स्टेटमेंट चाहिए, प्रोविजन ऑफ लिकर, कंजम्पशन ऑफ लिकर, ये बात किया गया आपको, ठीक है। उसके बाद फैक्ट्री इन माइंस, ये तो फंडामेंटल राइट के अंदर आता है। बेगर को ये भी अनटचेबिलिटी, ये तीनों कहाँ पे आता है आपको, फंडामेंटल राइट के अंदर। तो ये आपके पास कहते हैं तो सी आंसर हो जाएगा आपको।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट, कौन सा नहीं है आपका एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, आपका आर्टिकल 17 के अंदर है, FR फंडामेंटल राइट। डायरेक्टिव प्रिंसिपल पार्ट 4 में क्या क्या चीजें जो है वो आता है आपको, तो इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, ये बात किया गया है, ठीक है। यूसीसी भी है, स्मॉल फैमिली नॉर्म, ऐसा कुछ तो कहीं भी हमने नहीं देखा इस पे, जो स्मॉल फैमिली नॉर्म्स के बारे में कहीं नहीं लिखा, तो थर्ड इंप्लीमेंट करो आप, और उसका एजुकेशन थ्रू द मदर टंग एट प्राइमरी लेवल, ये भी आपने कहीं नहीं लिखा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा। डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट इज चेक ऑन पेड ऑन बैंक्स कन्वीनियंस, किसने बोला था ये चीज, पीटी साहब ने बोला था। तो ये आपके डीपीएसपी से जितने भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं, मैंने कवर करवा दिया, और आगे जो है वो फंडामेंटल ड्यूटीज में कराऊंगी। थैंक यू सो मच।